India's best learning app. तो आई होप कि पिछले क्लास को आपने बहुत ही अच्छे से देखा और आपको सारी ही बातें समझ में आई। एंड अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़। हमने ज़ीरोज़ को अभी तक बहुत ही अच्छे से देखा है, बहुत सारी बातें हमने इसके बारे में जानी है कि इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, वैल्यूज़ कह सकते हैं, इसको हम आंसर कह सकते हैं, इसको हम रूट्स कह सकते हैं, इसको हम जीरोज कह सकते हैं। ये वैसा कांस्टेंट वैल्यू होता है जो किसी पोलिनोमियल में जा कर के और उसी को, उस पूरे पोलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर देता है, ज़ीरो कर देता है। देखो बच्चों, तुम क्या करते हो, सपोज करो मैंने लिखा x+5, तो इस x+5 में x इज इक्वल टू -5 पुट करने से क्या होगा, उस पोलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा 0। अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें, मतलब इसको ग्राफ के ऊपर में देखें, इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करें, तो इसका मतलब हुआ कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ x को -5 पे कट करेगा। दैट मीन्स कि अगर ये हमारा ग्राफ है जिसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अगर आपने कोऑर्डिनेट वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लीजिए, बहुत ही बढ़िया से मैंने कोऑर्डिनेट पढ़ाया हुआ है आपको। तो x इज इक्वल टू -5 अगर यहाँ होगा तो कुछ इस तरीके से जो है सो x इज इक्वल टू -5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऊपर और नीचे। तो ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, x+5 इज इक्वल टू 0। तो दरअसल बच्चों क्या होता है कि हम लोग जो भी पॉलिनोमियल पढ़ते हैं वो हम लोग इक्वेशन बना के पढ़ते हैं ना, तो वो या तो लीनियर इक्वेशन होगा, या तो क्वाड्रेटिक होगा, या तो क्यूबिक होगा, या तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। अगर तुम्हारा इक्वेशन लीनियर है तो दैट मीन्स कि उसमें डिग्री 1 होगा, x का पावर 1 होगा, x+5 इज इक्वल टू 0, और इसमें x का केवल और केवल एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। यानी ये ग्राफ जब तुम ड्रॉ करोगे तो वो x एक्सिस को केवल और केवल कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कट करेगा। जैसे ये वाला ग्राफ बस एक पे कर रहा है ना, ये वाला एक पे कर रहा है ना। अगर मैंने लिखा इस तरीके से, दो वेरिएबल में मैंने लिखा, अगर सपोज कर दो कि x+y इज इक्वल टू 10, ऐसा कुछ करके, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन दो वेरिएबल में है। मतलब ये ग्राफ x को भी कट करेगा, y को भी कट करेगा, लेकिन दोनों को एक ही एक जगह कट करेगा। अगर मैं इस पर पावर 2 कर देता हूँ, यानी क्वाड्रेटिक में बना दूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के साथ ही वो क्या करने लगेगा कि वो x को दो जगह पर कट करेगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस तरह से मैं लिखता हूँ कि x² - 9 इज इक्वल टू 0, तो उसमें x का दो आंसर होगा। x का आंसर एक बार +3 भी है और एक बार -3 भी है। अब तुम एक बात बताओ हमको, सपोज करो ये मेरा ग्राफ है और इस ग्राफ में एक बार तुमको x लेना है +3 जो कि यहाँ, और एक बार तुमको x लेना है -3 जो कि यहाँ। तो तुम ऐसा कौन सा लाइन खींचोगे जो इसको भी काउंट कर लेगा और इसको भी काउंट कर लेगा? तो उसके लिए तुमको कुछ इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर अगर मैं कुछ एक और वेरिएबल लेकर आता, y वगैरह कुछ भी, तो हम लोग कुछ ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे ताकि ये एक बार यहाँ भी कट करे और एक बार यहाँ भी कट करे। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम ग्राफ खींचेंगे ना, तो वो हाइपरबोला या पाराबोला जैसा बन के आएगा। इस ये जो शेप होता है ना, इसको बोलते हैं हाइपरबोला, पाराबोला, इलिप्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी जब x का पावर 2 होगा तो कहने का मतलब वो x को दो जगह कट करेगा। अगर x का पावर 3 है, दैट मीन्स कि क्यूबिक इक्वेशन है, तो वो x को x³ +5 +3 कुछ भी, तो वो x को, x वाले एक्सिस को वो लगभग 3 जगह पे कट करेगा, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। और जहाँ जहाँ x को कट करेगा वही जो वैल्यूज़ हैं वही कहलाएंगे रूट्स और वही कहलाएंगे उसके जीरोज़। ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पर ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है x और y में, तो वो x को यहाँ पे कट कर रहा है और y पे या y को यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर क्या है 15 और y बराबर क्या है 3। समझ में आ रही है बातें? तो इस तरह से जो है सो ये कोई एक ग्राफ अगर हम इसको तुमको ड्रॉ करने के लिए बोलें, इसका नाम लिखने के लिए बोलें, तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख पाएंगे। तो मैं ऐसे इसको लिखोगे कि x+y इज इक्वल टू 18। क्या लिखोगे? x+y इज इक्वल टू 18, जिसमें x का वैल्यू कितना है 15, y का वैल्यू कितना है 3, दोनों को सम कर लोगे तो 18 आ भी रहा है। तो ये एक क्या हो गया, हमारा ग्राफ हो गया, एक लीनियर ग्राफ हो गया जो x को केवल और केवल एक जगह कट कर रहा है। लेकिन इसके जगह पर अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ड्रॉ करें, कैसे पोलिनोमियल को ड्रॉ करें? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। ध्यान से समझना इस बात को। तो जब तुम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ड्रॉ करोगे तो कुछ पोलिनोमियल्स ऐसे मिलेंगे जो x एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेंगे, यानी दो अलग अलग वैल्यूज़ देंगे x का, एक होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा। कहोगे सर यही तो अभी तक सीखे हैं, और कोई होता क्या है? और भी होता है, ध्यान से देखना। जैसे मैंने कहा, सपोज करो कि x² इज इक्वल टू 1, तो सर आप कहोगे कि x का वैल्यू +1 भी हो सकता है और x का वैल्यू -1 भी हो सकता है। यानी x² - 1 इज इक्वल टू 0। इस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका नाम क्या हो गया? x² - 1 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा एक बार कट किया -1 पे, एक बार कट किया +1 पे। ये बात समझ में आया? वेरी गुड। अब अगर कल को मैं तुमसे ये पूछूं
अगर मैं कल को तुमसे ये पूछूं कि बताओ x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, तो तुम कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए कल को, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप? तो कहोगे सर ये जो है वो तो फैक्टर है x माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई, दैट इज एक्स माइनस वन। यहाँ से सॉल्व करेंगे तब भी x बराबर प्लस वन, यहाँ से सॉल्व करेंगे तब भी x बराबर प्लस वन। कहने का मतलब ये, देखो ध्यान से समझाओ, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसमें तीन केस पॉसिबल है। केस वन वैसा जिसमें x के दो वैल्यू होंगे, दैट इज अल्फा और बीटा, और दोनों डिफरेंट वैल्यू होंगे, जैसे कि इसमें हो रहा है, एक हो रहा है प्लस वन, एक हो रहा है माइनस वन। तब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो x को सही में दो बार कट करेगा, दो अलग अलग जगह पे कट करेगा। ये बात समझ में आया? दूसरी बात, केस टू, एक ऐसा सिचुएशन होगा जब हमारा x का दो वैल्यू तो होगा अल्फा और बीटा, लेकिन ये दोनों ही वैल्यू सेम होगा। सेम होगा कहने का मतलब, जैसे यहाँ इस वाले इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ x बराबर वन इस पोर्शन से भी मिल रहा और x बराबर वन इस पोर्शन से भी मिल रहा। सपोज करो मैंने लिखा x माइनस टू का होल स्क्वायर। अब ये जो तुम सॉल्व करके लाओगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस प्लस फोर, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस टू ही आएगा, दैट मीन्स x बराबर टू ही आ रहा है दोनों बार। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो चूंकि वेरिएबल का जो डिग्री है वो दो है, इसका मतलब है कि ग्राफ तो बनेगा ऐसा ही, ऐसा कहने का मतलब कर्व ग्राफ ही बनेगा, लेकिन वो x को केवल और केवल कहाँ पे कट कर रहा है? वन पे, दोनों ही बार प्लस वन पे। तो हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे, दोनों ही बार जो है सो ये वन पे इसको कट कराएंगे, वन ही पे नीचे भी आया, टच भी किया, और वन ही पे ऊपर भी गया। यहाँ माइनस वन पे नीचे टच हो रहा था और प्लस वन पे ऊपर जा रहा था, यहाँ दोनों चीज़ सेम पे हो गया। तो ये हो गया हमारा केस टू। और तीसरा केस हमारा है केस थ्री, जब x का कोई वैल्यू ही नहीं होगा, मतलब अल्फा या बीटा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये कि इस समय ग्राफ तो बनेगा, लेकिन वो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच किए बिना ऊपर से ही चला जाएगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो सर ये तीनों ही चीज़ हमको इक्वेशन देख के कैसे पता चलेगा? तो इक्वेशन देख के इजीली पता चल जाएगा। उसके लिए तुमको निकालना होता है डिटरमाइनर, जिसको हम लोग बोलते हैं डी, और जिसका निकालने का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्या निकालना है आपको? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव आ गया, यानी ग्रेटर देन जीरो आ गया, तब ये सिचुएशन होगा, मतलब दो डिफरेंट आंसर आएंगे। अगर तुम्हारा जो डी है वो जैसे कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, वो इज़ इक्वल टू जीरो आ गया, तब तुम्हारा ये केस होगा। लेकिन अगर तुम्हारा बी निगेटिव आ गया तब ये सिचुएशन होगा, सॉरी डी, अगर तुम्हारा डी निगेटिव आ गया तब ये सिचुएशन होगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तुम उसको बनाने नहीं जाओगे। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखिए, मैं इसको आगे एक बार और बताऊँगा। चलो फिर उसके बाद देखते हैं। देखो ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ क्या हो रहा है देखना। यहाँ पर ये केस वन था हमारा सबसे ऊपर, केस वन में क्या लिखा हुआ था ऊपर, तुमने पढ़ा ही नहीं। केस टू देखो, और फिर केस थ्री नीचे है। चलो देखो, व्हेन द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। यहाँ देखना, देखो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका अल्फा और बीटा दोनों का आंसर सेम हो गया, और दोनों यहाँ पर देख रहे हो तुम एक ही जगह पे कहीं ना कहीं टच कर रहा है। इस सिचुएशन में क्या है, अगर हमारा ए का वैल्यू, एक बात और समझना, हम लोग जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कर रहे थे, ये कर रहे थे डी निकालने के लिए, डिटरमाइनर निकालने के लिए। लेकिन कभी कभी आपको ग्राफ देख के बताना होगा, जैसे मान लो कि मैंने कभी तो ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया और कभी मैंने ग्राफ टच करा के बना, मान लो कभी मैंने ग्राफ ऐसे बनाया और कभी मैंने ग्राफ ऐसे बनाया। तो ये क्या केस है, अगर हमारा जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, इसका जो ए है वो पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बनता है अपवर्ड, लेकिन अगर ए निगेटिव है तो हमारा ग्राफ बनता है डाउनवर्ड। समझ में आ रही है बातें? अगर हमारा ए पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा अपवर्ड, जैसे यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो अपवर्ड बन रहा है, तो इसमें जो ए होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे मैं तुमसे बस केवल ये पूछ दूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू का ग्राफ कैसा होगा, तो तुम आंख बंद करके बोलना कि सर अपवर्ड बनेगा। लेकिन मैं तुमसे पूछूँ कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू का ग्राफ कैसा होगा, तुम कहना डाउनवर्ड बनेगा सर। तो या तो समझ में आया बात? क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? वन है, और वन क्या है? प्लस। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? माइनस वन, और माइनस वन क्या है? निगेटिव। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव होगा तो जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड होगा। अब एक्स को कट करेगा कि नहीं वो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी इससे पहले। दूसरा बात मैंने कहा, एक पॉइंट पे कब कट करेगा? जब
वो दोनों इसके वैल्यू जीरो आ जाएंगे। जब आपको जो है सो बी जब आप जो डिटरमाइनर निकालोगे डी, वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा देखो, डी जीरो आने में भी दो केस, अगर डी जीरो आने वाले इक्वेशन का भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए पॉजिटिव है तो अगेन ये इस तरीके से कहीं बनेगा, एक जगह पर टच करके जीरो लाएगा। अगर ए निगेटिव है तो फिर वो इस तरीके से कट करके जीरो लाएगा। यानी ये जो पॉजिटिव निगेटिव वाला ऊपर और नीचे वाला बात है वो हर ही केस में सेम रहेगा, हर केस में सही रहेगा। अगला देखो, जब कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तब उसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देख रहे हो, यहाँ टच ही नहीं कर रहा, दैट मीन्स की रूट इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक्स पे कहीं भी, जब तक एक्स पे टच नहीं करेगा तो एक्स का वैल्यू कैसे आएगा, और जब एक्स का वैल्यू ही नहीं आया तो फिर सॉल्व कैसे होगा। यानी इन दोनों में ही एक्स का कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन इसका जो इक्वेशन होगा वो इस वाले का ए पॉजिटिव और इस वाले का ए निगेटिव। ये हमेशा याद रखना, जब तक ऊपर है तो ए पॉजिटिव और जब तक नीचे है तो ए निगेटिव। समझ में आई बातें। चलो फिर देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स। तो बताओ कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बच्चों यहाँ पे जो ये बी है और यहाँ पे जो ए है, इन्हीं को हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। और यहाँ पे जो सी है, यही तीनों क्या हो गए, कॉफिशिएंट। बाद बाकी ये वेरिएबल और यहाँ एक्स का पावर जीरो भी वेरिएबल। तो ये हमारा है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ये है एक्स का कॉफिशिएंट और ये है एक्स का, ये हो तुम्हारा नॉर्मल मतलब कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक। कैसा पोलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक। ये बात समझ में आया। तो टोटल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने कॉफिशिएंट्स हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है और सी हो सकता है। एक और हमको देखना है पोलिनोमियल, दैट इज़ क्यूबिक। क्यूबिक कैसे लिखते हैं, ऐसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। दैट मीन्स कि इसमें टोटल कॉफिशिएंट किसने हो गए, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। सर हमको पढ़ना क्या क्या है, ध्यान से देखो। रिलेशनशिप क्या देखना है आपको, एक देखना है सम ऑफ जीरोज़। क्या देखना है, सम ऑफ जीरोज़, जो कि होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए, जिसमें से बी क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरी बात, इसी में आपको एक बात और देखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, जो होता है आपका सी बाई ए। यार इसको एकदम याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला, इधर जब क्यूबिक में आओगे तब देखो, क्यूबिक में तीन बात निकालना होता है। पहला निकालना होता है सम। तो इसमें जो रूट्स होंगे वो क्यूबिक के एक होते हैं अल्फ़ा, एक होते हैं बीटा, एक होते हैं गामा। तो सम निकालोगे तो लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज़ ये आल्सो होता है माइनस बी बाई ए। समझ में आ गया। दूसरा निकालोगे प्रोडक्ट, क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दो चीज़ हैं। पहला बार हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, और एक बार करते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा। ध्यान से समझ में आया। तो जब अल्फ़ा बीटा गामा करते हैं ना तो सिंपल इसमें हो जाता है डी बाई ए, और जब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कुछ इस तरीके से करते हैं ना तो ये तुम्हारा हो गया सी बाई ए। कैसे याद करेंगे सर, तो ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, दोनों में सम निकालना हो तो माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए। इसमें प्रोडक्ट निकालना हो तो सी बाई ए, इसमें निकालना हो प्रोडक्ट तो सी बाई ए। लेकिन ये प्रोडक्ट क्या है, तो दो दो का है, जैसे अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा दो दो का सम है। और तीसरी बात, अगर फाइनल प्रोडक्ट निकालना हो अल्फ़ा बीटा गामा तो फिर डी बाई ए। समझ में आ गया। चलो फटाफट से इसको छापो तो जल्दी से, माइनस डी बाई ए। क्या है यहाँ पे, माइनस डी बाई, पर चेक कर लेना इसको। चलिए अब उसके बाद एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप कॉपी पे हेडिंग लगाओ, टाइप 2। हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस को करा था आर एस अग्रवाल से, वो किस तरह का क्वेश्चंस था, वो वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन था, जीरोज पे बेस्ड क्वेश्चन था। ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी सीबीएसई में पिछले 3-4 साल से लगातार ही पूछने शुरू हो गए हैं। बहुत पूछता है सीबीएसई इस क्वेश्चन पे। आपको क्या करेगा, जीरोज पहले से गिवन रहेगा, आपको जीरोज दे देगा, और तब आपसे क्या कहेगा कि अब आप हमको अलजेब्रिकल पॉलिनोमियल लिख के दिखाओ। समझ रहे हो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जैसे मैंने अगर तुमको कहा होता कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये मेरा एक अलजेब्रिकल पॉलिनोमियल है, आप रूट्स निकाल के दिखाओ, जीरोज निकाल के दिखाओ, तो ये वो चीज़ है जो हम लोग अभी तक कर रहे थे। अभी उल्टा करना है। सपोज करो इसका दो रूट, एक अल्फा और एक बीटा, एक आ गया 3 और एक आ गया 5। अभी बस यही दोनों दिया हुआ रहेगा और ये निकालना रहेगा। कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ, निकाल लेंगे। एक बात बताओ, हमको ये तो पता है ना कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन अगर क्वाड्रेटिक है, सॉरी पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक है तो एक टर्म होगा एक्स स्क्वायर, एक होगा एक्स और एक होगा कॉफिशिएंट टर्म। अब चैलेंज कहाँ पर है, बस सबका कॉफिशिएंट निकालना है, यही ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉफिशिएंट्स को लेकर रूट्स के लिए हमने अभी ही पढ़ा है कि कुछ याद है, बिल्कुल बताओ क्या, कि जो हमारा रूट्स का सम होता है मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो होता है माइनस बी बाई ए, हाँ है ना, बिल्कुल सर। अगेन
दूसरी बात, जो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो होता है क्या हमारा सी बाई ए। इसमें कोई समस्या नहीं। दैट मीन्स कि अगर हमको ये पता अल्फ़ा प्लस बीटा और हमको ये पता अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को यहाँ रख देंगे, ए से डिवाइड लगा देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा को यहाँ रख देंगे, ए से डिवाइड लगा देंगे, और इस ए को सबसे डिवाइड लगा करके हम चाहें तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया? बिल्कुल ध्यान से समझो होता क्या है। दरअसल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, समझ में आ रहा है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको एकदम याद कर लो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने रूट्स के फॉर्मेट में अगर तुम लिखना चाहो तो इस फॉर्मेट में होता है। जैसे कहने का मतलब मैंने तुमसे कहा कि एक इक्वेशन है, हम लोग दोनों ही तरह से चलते हैं। सपोज करो मैंने तुमसे कहा कि एक इक्वेशन है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 या माइनस 2x प्लस 1। अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसको भी तुम सॉल्व कर सकते थे। तो अब हमको बताना है, सपोज करो मैंने आपसे कहा कि एक पोलिनोमियल है जिसमें अल्फ़ा का वैल्यू है -4 और बीटा का वैल्यू है -3। आप हमको अब वो पोलिनोमियल बताइए। तो सिंपली आपको करना ये है कि लिखना है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स ऑफ सम ऑफ रूट्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया -7, और फिर इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, सॉरी 4 3 जा 12। समझ में आया बात? सॉल्व कर लो। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x और प्लस 12, है ना। अब अगर इससे पहले क्या होता था, जब तुम न्यूमेरिकल्स जब तुम इस चैप्टर में इन किए थे तो तुमको ये गिवन था पहले और इससे सॉल्व करना था। तो क्या किए थे तुम, लिखे थे कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको तुमने 2 बार में डिवाइड किया था। 7x को एक बार लिखा था एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3x प्लस 12। यहाँ पे सॉल्व किए थे तो x माइनस 4 और यहाँ x प्लस 4 और यहाँ सॉल्व किए थे तो x प्लस 3। इधर से सॉल्व हो के आया था x इज इक्वल टू -4, यहाँ x इज इक्वल टू -3। बस मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर तुमको पोलिनोमियल दिया हुआ है तो तुम उसके दोनों रूट्स को निकाल सकते हो। इसके ठीक उल्टे, अगर तुमको रूट्स दिया हुआ है तो तुम उस रूट्स को इस मशीन में बिठा करके पोलिनोमियल निकाल सकते हो। इसको एकदम याद करो तो फटाफट जल्दी से, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, जल्दी करो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। समझ में आ रहा है ना बच्चा? देखो अभी तुम लोग इस बार 10th में हो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा बस चीज़ों को ध्यान से समझो। ऑलरेडी इस बार तुम लोगों का बहुत ज़्यादा समय जो है सो थोड़ा सा वो बिना पढ़ाई लिखाई में बीत गया, तो कम से कम जो है सो उस समय का भरपाई करिए, थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हो जाएगा। घबराना नहीं है कि बहुत नहीं पढ़ पाएँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन हाँ थोड़ा सा बस ध्यान देना है। ध्यान नहीं दोगे तो नहीं हो पाएगा, और अगर ध्यान दोगे तो तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ये है, समझ रहे हो ना। तुम 1 महीने में चाहो तो पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हो, लेकिन जुनून होना चाहिए ख़त्म करने का। 1 महीना अगर तुम ठीक से ध्यान दे दोगे ना तो सारा ही सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कम से कम दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर उतना नहीं करना है तो तुम देख लो, अगर तुम 10 घंटे पढ़ते हो तो 1 महीने में सिलेबस ख़त्म होगा, 5 घंटे पढ़ते हो तो 2 महीने में सिलेबस ख़त्म होगा, अगर 2.5 घंटे पढ़ते हो तो 3 महीने में सिलेबस ख़त्म होगा, और अगर 1 घंटे में पढ़ते हो तो लगभग में 5 से 6 महीने में सिलेबस ख़त्म होगा। समझ में आ रही है बातें? लेकिन उतना कंटिन्यूअस आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए कोई उपाय नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ केवल सिलेबस ख़त्म करने के लिए, और आपको केवल सिलेबस ही ख़त्म नहीं करना है, एक बार पूरा पढ़ना है बढ़िया से, सिलेबस ख़त्म करना है, उसके बाद कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना है। रिवीजन सबसे ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको आपके अंदर में खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, है ना, और जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर फटाफट जो है सो चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाएंगी। तो कॉन्फिडेंस आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है, बहुत कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पर ये सेम नोट्स मैं आपको यहाँ बगल में डाल दे रहा हूँ, या चैट्स में भी तुम हमसे ले लोगे। उस नोट्स को बस एक बार खुद से बना लेना, एक बार यहाँ पर देख लो, उसके बाद खुद से नोट्स को बनाओ। और हाँ, नोट्स वहाँ से लेने से ज़्यादा अच्छा होगा ना कि स्क्रीन को देखकर खुद से नोट्स बनाओ। खुद के द्वारा बनाया गया नोट्स सबसे बेस्ट होता है रिवीजन के लिए, क्योंकि उसमें तुमको पता होता है कि तुमने कहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हुई है। आप खुद से नोट्स बनाइए, और नोट्स बहुत बल्कि नहीं बनाइए, बहुत पतला नोट्स बनाइए, कॉन्साइज नोट्स बनाइए, जिससे तुरंत ही जो है सो रिवीजन करने में आसानी मिले। फार्मूलाज जितने भी आते हैं आप 2-2 3-3 पेन यूज़ करिए, उसको राउंड लगा करके उसको अलग रखिए। फार्मूलाज वाले सारे ही चीज़ों को आप एक जगह पर अलग रखिए, ताकि उसमें जो है सो फिर आपको जो है सो अगर याद करना रहे तो फार्मूला याद हो पाए। एक फार्मूला का कॉपी बनाइए,
हर सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे ही चैप्टर्स का फार्मूला कॉपी अलग से बनाइए, उसमें केवल और केवल फार्मूला ही होने चाहिए चैप्टर वाइज। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, पहले हमने ट्रिगो पढ़ा, उसके सारे फार्मूलाज होने चाहिए थे एक जगह। अभी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा, तो सब चीज़ जो है सो हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा। तो जितना भी फार्मूला है या फिर की कॉन्सेप्ट है उसका, वो एक जगह पर आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि अगर मैं आपको 5 मिनट भी दूँ कभी, तो 5 मिनट के अंदर सारा सिलेबस आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब कॉन्साइज तरीके से आप एक नोट्स बनाएंगे और एक फार्मूला कॉपी बनाएंगे। तो ये सब चीज़ करिए। देखो, अभी से जो रूटीनली तैयारी करेगा, जो बढ़िया से तैयारी करेगा, उसका लास्ट टाइम भी बढ़िया जाएगा। तुम चाहोगे कि लास्ट में जाके एक ही बार अच्छा कर लें, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बातें? जो बच्चे अभी से सीरियस हैं, जो बच्चे अभी से ही सारा काम कर रहे हैं ना, उनका बहुत अच्छा होगा। तो ये बात आप मान के चलो। देखो, अभी तुरंत मैंने पहले क्या बोला था आपको कि अगर कहीं पे रूट्स गिवन हो, सपोज करो एक रूट गिवन है अल्फ़ा और एक रूट गिवन है बीटा, और आपको पहले से अगर रूट्स गिवन है और फिर आपको इसका आंसर निकालना है, तो मैंने आपको बोला अभी कि ये कुछ इस तरीके से होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझ में आ गया? यहाँ देखो दो जीरोस गिवन है, 2 और 6, दैट मीन्स कि अल्फ़ा बराबर गिवन है 2 और बीटा बराबर गिवन है -6। जो जल्दी से बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 2 प्लस -6, दैट इज़ -4। अगर मैं आपसे पूछूँ अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो -12। आप यहाँ क्या रखोगे? -4, दैट इज़ एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस -12। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12। दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया ना? पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम क्वेश्चन है, जिसमें एक रूट ये और एक रूट ये, तो दोनों को पहले सम कर लो, निकल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, निकल जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर उसको बीच में रख के फार्मूला पे बना लो। 15 देखो, वहाँ पे भी सेम चीज़ है, सम ऑफ जीरोज इज़ 8। आपको पहले से सम ही दे रखा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 8, प्रोडक्ट इज़ 12, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 12। बस हो गया, आप सॉल्व करो। हैंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस बारी एक अलग चीज़ कह रहा है, इस बारी आपको जीरोज निकालने बोल रहा है। तो कोई नहीं, पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं पहले? इक्वेशन। क्या है हमारा इक्वेशन? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका और इसका फैक्टर निकाल दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 2 12। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? -6x माइनस 2x, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 12, x कॉमन लोगे तो x माइनस 6, -2 कॉमन लोगे तो x माइनस 6, यहाँ से वैल्यू आएगा x का 6 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2। तो इस तरीके से दो आंसर हो गए। या नहीं तो कुछ बच्चे एक और तरीका से करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते थे तुम। एक फार्मूला होता है बच्चा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बात समझ में आ रहा है? क्या क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। यानी यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसा करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab इज इक्वल टू क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रहने दो, तुम इस तरीके से ही बनाओ, यही हमारा सही है। चलो 15 के बाद देखो 16 नंबर क्या कह रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोज इज़ 0। सम ऑफ जीरोज क्या हो गया इसका? 0। और दूसरी बात क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? -1। तो जल्दी से बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 0। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? -1। अब बताओ कैसे लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म पूरा 0 ही हो गया, -1, ये हो गया तुम्हारा। अब क्या कह रहा है? फाइंड जीरोज़। अब इसका जीरोज़ कैसे निकलेगा? ये हो गया तुम्हारा x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1। कैसे पता चला? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। एक क्या हो गया? x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1। दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? सम ऑफ हुज जीरोज इज 5/2, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 5/2। प्रोडक्ट, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? 1। फाइन जीरोज। जीरोज से पहले इक्वेशन निकालो, पॉलिनोमियल निकालो। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1। अभी 2 से मल्टीप्लाई कर लो पूरा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो? चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या? 17। अब बताइए फटाफट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5/2 है। तो 2 5 5/2 को जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे
तो ये तो जो है सो बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स करेगा। एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, हमने 2 का एलसीएम लिया हुआ था ना, तो 2 का एलसीएम लिया हुआ था तो नीचे हमारा बच जा रहा है 2। ठीक, अब इस पूरे में से 1/2 को आप अलग कर लो। पी एक्स इज इक्वल टू, एक फैक्टर क्या हो गया 1/2 और एक फैक्टर हो गया ये। अब इसको सॉल्व करो जल्दी से। मल्टीप्लाई होना चाहिए 12 और एडिशन सब्सट्रैक्शन होना चाहिए -5/2। जल्दी से बताओ कैसे होगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर जब 2 हुआ ना तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा ये वाला, तो यानी यहाँ भी होगा 2। अब सही है। हाँ जल्दी से बताओ। मल्टीप्लाई होना चाहिए 4 और ऐड सब्सट्रैक्ट होना चाहिए -5। तो इसको लिख सकते हो क्या, -4x और -x। क्या लिखोगे, -4x -x। तो यहाँ 2x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा x -2, और यहाँ -1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x -2। अब x -2 कॉमन लेगो तो क्या बचेगा 2x -1। यहाँ से x का वैल्यू +2 और यहाँ से x का वैल्यू +1/2। पेन पतला हो गया है क्या? चलो लेकिन ठीक था, वही ज़्यादा मोटा हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 हमारा फिनिश हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक, अभी तुमको पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ हुज रूट्स इज √2। दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है √2, प्रोडक्ट इज 1/3, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो क्या होगा पोलिनोमियल, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी x² माइनस √2x प्लस 1/3। यही हो गया हमारा क्या, पॉलिनोमियल। हाँ ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, कोई इसमें समस्या नहीं है। 19 नंबर देखो क्या कह रहा है। आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू, देखो ये x इज इक्वल टू ही इतना है और x इज इक्वल टू ही इतना है, मतलब ये दोनों रूट्स हो गए। तो एक हो गया अल्फ़ा 2/3 और एक हो गया बीटा -3। सम निकालो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या लिखोगे 2/3 -3/1, एलसीएम हो गया 3 और ये हो गया 2 - 9, दैट मीन्स कि -7/3। समझ में आया क्या आ गया, -7/3। अब नेक्स्ट में आपको करना क्या है, क्या कह रहा है कि आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। x इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं देखो यहाँ पर क्या गिवन है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपको रूट्स पहले से गिवन है, हमको रूट्स पहले से गिवन था, तो जब हमको रूट्स गिवन था तो हम उसका सम निकाल लिए। क्या आया -7/3। हम उसका प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। वो क्या आएगा जल्दी से बताओ, 2/3 इंटू -3, सॉल्व करके आएगा -2। अब मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होना चाहिए सर, तो ऐसा होना चाहिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। जबकि बुक क्या दिए हुए हैं, इसको बुक दिए हुए हैं क्या, ax² प्लस 7x और प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आ जाओ, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखोगे, -7/3 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पे -2। सॉल्व करो इसको, तो x² माइनस प्लस 7/3x और -2, यहाँ कुछ दिख रहा है बिल्कुल। अब इस 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी एलसीएम लेकर के, तो ये सॉल्व होके हो जाएगा 3x² प्लस 7x, 7/3 तो मल्टीप्लाई ही हो गया 7x -2 इज इक्वल टू 0, इसलिए क्योंकि नीचे जो 3 है वो इज इक्वल टू से मल्टीप्लाई होकर वापस से 0 हो गया। तो अब ये चीज़ जो है वही ये है, कंपेयर कर लो। तो इसमें a के जगह पर क्या है +3 और b के जगह पे क्या है 7 और c के जगह पर क्या है आपके -2। तो आपसे पूछ रहा है इसका और इसका वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और इस b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड दैट a इज इक्वल टू क्या हो गया 3 एंड b इज इक्वल टू क्या हो गया -2, ये हमने पता कर लिया। चलो उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ x प्लस इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो ये थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप चीज़ों को थोड़ा सा समझिए कॉन्सेप्चुअली। कैसे समझना है कॉन्सेप्चुअली। एक बात बताओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 21 का एक फैक्टर है 3, तो दूसरा क्या होगा बताइए। तो देखो दूसरा हमको नहीं पता ना, तो हम कुछ मान लेते हैं, सपोज करो x और दोनों को कर देते हैं इक्वल। अब बताओ x का वैल्यू क्या होगा, तो 21/3। दैट मीन्स कि अगर किसी चीज़ में एक फैक्टर आपको पता रहे और दूसरा नहीं पता रहे, तो जो पता है ना उसको उससे डिवाइड लगा दो, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो यही हमारा सिंपल स्ट्रेटजी है जो हम इसमें अपनाएंगे और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। जल्दी से देखो, पॉलिनोमियल क्या है
2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। अब इसको 3 टर्म में कर देते हैं, ये x² है, ये x और ये c है, तो 2x²। अब यहाँ दोनों में x कॉमन ले लो तो बच जाएगा 2a प्लस 5 इंटू एक्स और प्लस 10। तो ये एक्चुअल में तुम्हारा पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है x प्लस a। तो देखो x प्लस a जो फैक्टर है ना, इसका मतलब है कि वो इसको पूरा का पूरा क्या कर पा रहा है, सेटिस्फाई कर पा रहा है। और x प्लस a जब एक फैक्टर है तो इसका मतलब है x प्लस a जब एक फैक्टर है तो इसका मतलब है कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड लगा लेगा और डिवाइड लगाने के बाद वैल्यू क्या आएगा, 0। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अच्छा ध्यान से समझो एक बात मेरी, ध्यान से समझो एक बात मेरी। जब मैं तुमको पढ़ा रहा था मिड टर्म डिवीजन तो मैंने कहा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल ऊपर में दिया हुआ है तुम उसका मिड टर्म डिवीजन कर लो। तुम्हारा सपोज करो x आया, एक आया x प्लस 4 और एक आया x प्लस 3, तो यहाँ पे हम इसको मानते थे 0। अगर ये फैक्टर है, अगर x प्लस 4 एक फैक्टर निकला, सच में ये एक फैक्टर है, दैट मीन्स कि x का वैल्यू यहाँ पर है -4 और ये भी एक फैक्टर है, दैट मीन्स कि x का वैल्यू है -3। इन दोनों ही वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे तो एक एक करके तो पॉलिनोमियल क्या बच जाएगा, 0। तो अब इस x प्लस 4 को कंपेयर करो इधर x प्लस a से। तो जैसे हमारा x प्लस 4 एक फैक्टर था तो x निकल के आता था -4, वैसे ही x प्लस a एक फैक्टर है तो x निकल के आएगा -a। जो फैक्टर गिवन रहे ना उसको इक्वेट कर दो 0 से तो तुमको x का वैल्यू मिल जाएगा और जब x का वैल्यू मिल गया तो उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो बाकी सारा चीज़ भी सॉल्व हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या आ गया, -a। अब यहाँ पे पुट करो तो 2 इंटू -a का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 इंटू -a और प्लस 10, ये हमारा पॉलिनोमियल बना। दैट मीन्स 2a² प्लस इसको जब सॉल्व करो इस a को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -2a² और -5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि ये रूट्स हैं और रूट्स वही होता है जो पुट होने पर इक्वेशन को 0 बना देता है। अब 2a² प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच गया, तो -5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 5a इज इक्वल टू 10 एंड a इज इक्वल टू 2। तो हमने पता कर लिया क्या, वैल्यू ऑफ a। जिन लोगों को समझ में नहीं आई वो वीडियो को पॉज करके फिर से देखें वापस, ठीक है ना। ये मैंने कैसे बनाया, तो ये मैंने बनाया डिवीजन एल्गोरिदम पर। ये क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। ध्यान से समझना है, हमको क्या करते हैं हम लोग मानते हैं एक हमारा पॉलिनोमियल है दैट इज़ px। समझ में आ रही है बातें? इस px को हम डिवाइड लगाते हैं gx से। हमारे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है gx, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल था ना हमारे पास बड़ा सा, तो ये हो गया हमारा px। ये क्या हो गया हमारा px, क्या था px, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसको डिवाइड लगाना था gx से, तो gx हमारा हो जाएगा ये x प्लस a, जिससे डिवाइड लगाना है। और बाद में जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग बोलते हैं rx। क्या बोलते हैं उसको यहाँ पर, और ये जितनी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे वो होता है qx और यहाँ जो नीचे जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग बोलते हैं rx। ये बात समझ में आया? ये कुछ भी नहीं है, बस हम लोग बचपन में जो पढ़ते हैं ना डिवीजन इज इक्वल टू डिविडेंड वाला रूल, बस वही यहाँ पर है। अगर यहाँ मैं लिखता 3, यहाँ लिखता 7, तो कैसे होता मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और 1 7। दैट मीन्स कि यहाँ जो हमारा px होता है 7 वो इक्वल होता है gx इंटू qx के, मतलब 3 इंटू 2 प्लस 1 के। इससे प्रीवियस चैप्टर में तुम यूक्लिड का पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कहा था ना। तो उसमें जो a है उसको रिप्लेस करो तुम px से, जो b है उसको तुम रिप्लेस करो gx से। समझ में आ रहा है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और फिर r तुम्हारा क्या हो गया, रिमाइंडर। तो बच्चों अब इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ पर इसका क्या यूज़ है, आपको एक px गिवन रहेगा, आपको एक gx गिवन रहेगा। आप px में gx से डिवाइड लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, qx, और उस qx से फिर हमको अदर दो फैक्टर्स जो है सो या एक फैक्टर्स जो भी हैं वो हमको सॉल्व होकर के निकल जाएंगे। कुल मिला के कहना बस यही है ना कि यहाँ ऐसा कुछ रहेगा, मान लो उसको दिया हुआ रहेगा कि 15 है जिसका एक फैक्टर है 3, तो दूसरा निकालो, तो सिंपली इसको इससे डिवाइड लगा लेना, दूसरा फैक्टर क्या आ गया 5। समझ में आया? क्वेश्चन देखते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं।
किसी को भूख भी लग रही है? वीडियो को पॉज करके जाके खाना पीना खा के आओ। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ पहले। चलिए ठीक। देखो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल। क्या है पोलिनोमियल? 3x टू द पावर 3 प्लस 16x टू द पावर 2 प्लस 15x माइनस 18। ये बच्चों एक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, जिसका एक जीरो 2/3 है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे बहुत सारे। एक जीरो 2/3 है, इसका मतलब कि x का वैल्यू है 2/3। x बराबर 2/3 रखने से इसका वैल्यू आ जाता है 0। इसका मतलब अगर हमको यहाँ पर gx बनाना होगा तो आप इस वैल्यू को इधर लेके आओगे तो आप कहोगे कि सर x माइनस 2/3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर से समझो, हमको पहले क्या होता था, पॉलिनोमियल गिवन रहता था, हम उससे एक फैक्टर निकालते थे और फिर उस फैक्टर से आंसर निकालते थे। अभी हमको आंसर गिवन है, उस आंसर से पहले हम फैक्टर निकाले हैं और उस फैक्टर से फिर हम पॉलिनोमियल पे डिवाइड लगाएंगे और ऐसा करने से हमको बाकी अदर फैक्टर्स मिलेंगे। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि ये है हमारा px और एक gx मिलके आया, दैट इज़ x माइनस 2/3। ये बात समझ में आ गया सबको बढ़िया से? वेरी गुड। तो चलो क्या करते हैं, डिवीज़न सीखते हैं। किसका? तो अलजेब्रा का। किनको किनको अलजेब्रा का डिवीज़न नहीं आता है? जिनको जिनको नहीं आता है आप लोगों को सजाए मौत दिया जा रहा है या फिर देश निकाला दिया जा रहा है। काले पानी की सज़ा मिलेगी तुम लोगों को। 9th में पढ़ना था ना बेवकूफ़ों। अगर नहीं आता है तो फिर हमको चैट पे लिख के भेजना कि सर नहीं आता है, या फिर मैं बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पर समझो ध्यान से। सपोज़ करो लिखा हुआ है x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 3। x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 3 और इसको डिवाइड लगाना है x प्लस 5 से। तो इसका जो रूल होता है ना वो ये होता है कि आपको केवल और केवल हर बारी एक एक टर्म को गायब करना है, हर बारी एक एक टर्म को। और ऐसे इस तरह से लगभग 1 2 3 4 5 3-4 स्टेप में जो है सो आप पूरे को सॉल्व कर पाओगे। तो देखो हम लोग जो बेसिक अपना जो हमारा मैथ्स का जो डिवीज़न था उसी तरीके से यहाँ भी काम करते हैं। हम इसको यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि सेम यहाँ आ जाए। x प्लस 5 को अगर हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा x³ और यहाँ हो जाएगा 5x²। समझ में आ रही है बातें? ये तो संजोग था कि यहाँ 5 आ गया, यहाँ 6 रहता तो फिर यहाँ लिखते क्या 6x²। अब उसके बाद क्या होता है, देखो अब बचपन में जो सीखे थे वो क्या तरीका था, वो ऐसा था 3 7 तो 3 2 जा 6 और घटाते थे तो 1 आता था। यहाँ भी घटाएंगे और जब यहाँ घटाएंगे तो पूरे में घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस। तो यहाँ हो जाएगा माइनस x² ये टर्म गायब हो जाएगा। ऊपर से नीचे क्या उतरेगा प्लस 2x, फिर क्या उतरेगा प्लस 3। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखो, फिर यहाँ x है यहाँ x² है तो माइनस x से लगाओ। ऐसा करने से क्या हो जाएगा माइनस x² और माइनस 6x। वापस से घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 2 8x प्लस 3 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है x है और यहाँ 8x प्लस 3 है ना, तो प्लस लगा लो तुम 8 से। जब 8 से लगा लोगे तो क्या हो जाएगा 8x और प्लस 8 6 जा 48 करके माइनस कर लो तो माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा और ये माइनस का 43 ये हो गया रिमाइंडर। कुछ बात समझ में आया? तरीका वही है, बस थोड़ा सा अलजेब्रिकल चीज़ें इसमें घुस जाएंगी तो ध्यान देना है और सॉल्व करना है। हम लोग लगभग 50-60 क्वेश्चन भी करेंगे ना इस तरह के, तो आपको डिवीजन भी एक तरह से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा और जो पढ़ना है यहाँ वो तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है ना? आएगा ही। चलो देखो अब एक जीरो क्या है 2/3,
दैट मीन्स कि x बराबर होगा 2/3। इसको इधर लेके जाओगे तो लिखोगे x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स gx इज इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 2/3। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं सर। चलो देखो px क्या है, 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x और फिर माइनस 18। gx क्या था, x माइनस 2/3। तो सबसे पहले देखो तो इस टर्म को गायब करना है ना, तो x यहाँ पर है, यहाँ पे 3x है, तो पहले तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 3 है, तो 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी कोई बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, उसको नहीं समझ में आ रहा सर हम कैसे ढूंढ ले रहे हैं, तो आप एक काम करना, यहाँ जो टर्म दिया हुआ है उसको इससे डिवाइड लगा लो। क्या दिया हुआ है वहाँ, 3x का पावर क्यूब, डिवाइड लगाओ x से, तो x कट गया एक बार में, तो क्या बच गया 3x²। तो जो बचे उसी को यहाँ पे लिख दो। समझ में आया? चल देख अब, लेकिन तुम जब मल्टीप्लाई करते हो ना तो केवल एक से नहीं करते हो, दोनों से करते हो। तो इससे जब होगा ये सेम चीज़ का मल्टीप्लाई तो माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ तो आ जाएगा सेम चीज़ दैट इज़ 3x³। लेकिन जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस, और 3 से 3 कट जाएगा 2x²। समझे? अब साइन को चेंज करो तो माइनस और प्लस, साइन क्यों चेंज हो रहा है, घटाने के लिए। जब घटाते हैं डिवीजन का रूल ही होता है, नीचे यहाँ पे घटाना होता है ना हमको, तो यहाँ तो ये अलजेब्रिकल टर्म है तो घटाएंगे, तो फिर आगे यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस लगेगा, तो वो माइनस इन अंदर में जाके दोनों को ही साइन चेंज कर देगा। तो ये टर्म गायब हो गया, और यहाँ 16 + 2 क्या आ जाएगा, 18x², और प्लस ऊपर से क्या नीचे उतरेगा 15x, और माइनस 18। अब क्या लगाओगे, वहाँ पे x है और यहाँ पर x² है, तो या तो x होना चाहिए, कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 18 है, तो 18 लगाओगे तो यहाँ क्या बनेगा 18x² माइनस 12x, क्योंकि ये 3 इस 18 को काटेगा 6 टाइम में, और 6 × 2 = 12 माइनस 12x। वापस से घटाओगे तो माइनस और प्लस, ये घट गया और ये हो गया तुम्हारा 27x माइनस 18। अभी देखो x को यहाँ पे लाना है 27 में, तो लगा लो 27 से, तो ये हो जाएगा 27x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 गया 27 से 9 टाइम में, 9 × 2 = 18 माइनस 18। सब कुछ सेम आ गया, तो माइनस होकर दोनों ही क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया QX, ये क्या आ गया QX। ठीक है ना? अब एक बात बताओ, मैंने अगर तुमसे पूछा होता कि बताओ 45 का एक फैक्टर है 5, तो बाकी फैक्टर्स क्या होंगे, तो तुम पहले इस फैक्टर को इससे डिवाइड लगा लेते, तो कितना बचता 45/5 दैट इज़ 9, और तब जो फैक्टर निकलता उसमें देख लेता फिर आपस में कितने फैक्टर हैं, तो 3 और 3, यानी अल्टीमेटली इसके 3 फैक्टर हो गए। एक तो 5 पहले से गिवन था और बाकी 9 निकालने के बाद फिर उसको तोड़ लिए 3 में। सेम हम वहाँ करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे। हमने x³ देखा तो हमको पता चला कि इसमें 3 फैक्टर होने हैं, जिसमें से एक फैक्टर क्वेश्चन तुमको ऑलरेडी गिवन था, तो तुम उसको gx मान के डिवाइड लगाया, तुमको जो qx मिला वो बाकी का 2 फैक्टर है। तो बच्चों इसमें 2 फैक्टर है ना, अब इस 2 फैक्टर को वापस से सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। ये हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि ये क्यूबिक था, इसीलिए हमने डिवीजन सीखा, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक है ना, तो इसको हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं मिड टर्म डिवीजन से, तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले जो कॉमन है उसको लेके ख़त्म कर दो, तो 3x² में से 3x² प्लस 18x और प्लस 27, सब में 3 कॉमन है, तो एक फैक्टर 3 हो गया, इसको बाहर निकाल दो, x² प्लस 6x प्लस 9। अभी यहाँ पर 6x को डिवाइड करो 2 पोर्शन में, तो तुम इसको लिख सकते हो क्या 3x प्लस 3x, और यहाँ पे क्या है 9, और यहाँ पे क्या है x²। ठीक है ना? चलो उसके बाद देखो तो फटाफट से, जब इसको सॉल्व करोगे तो x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x + 3, यहाँ पर भी 3 कॉमन लेना है, तो क्या बच रहा है x + 3, दोनों ही टर्म में x + 3 कॉमन लेना है, तो अगेन क्या बच रहा है x + 3। दैट मीन्स कि एक आंसर आएगा -3 और दूसरा भी आएगा -3। तो इस तरीके से हमको पता चला कि इस इक्वेशन में टोटल 3 फैक्टर्स थे। एक था कितना जो पहले गिवन था 2/3, एक 5 है कि 3 है 3, और दूसरा भी 3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2A ख़त्म हुआ। अब हम देखेंगे 2B, और 2B के बाद 2C। टोटल 3 एक्सरसाइज हमको करना है इस चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए नहीं मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आपको तो एक ही दिन में लगभग पूरा पॉलिनोमियल ख़त्म करना है। आप ऐसा नहीं कि एक आज देखोगे कल देखोगे, इस तरीके से नहीं। अभी फ्री हो, घर पे बैठे हुए हो, तो कोशिश ये करो कि एक दिन में कम से कम एक पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए। समझ में आ रही है बातें?
यानी मैथ्स में अगर तुम्हारा टोटल 15 से 20 चैप्टर है तो 15 से 20 दिन में पूरा मैथ्स खत्म हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, अभी इतना ही। थैंक यू।